गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है बाल भारती स्कूल के ई एजुकेशन पोर्टल पर। इन अर्ली क्लासेस वी आर also discuss about carbon cycle. Today we are conduct a detailed study on nitrogen cycle. आज अपने नत्रजन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैंने जैसा कि आपको पिछले अध्याय में भी बताया था, जब कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में डिफरेंस आता है, उसमें परिवर्तन आता है, जब वो कम या ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में जो नाइट्रोजन की पर्याप्तता पर, अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो पौधों को उपलब्ध होता है उस दशा में, क्या वो पौधों को उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए दो टर्म आती है। पहली टर्म होती है मिनरलाइजेशन। क्या? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिजन। क्या बोलते हैं? खनिजन। खनिजन बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिजन बोलते हैं। तो मिनरलाइजेशन या खनिजन का क्या मतलब होता है, उससे पहले अपने जानते हैं कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। मुख्य रूप से NO3 नेगेटिव नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? NO3 नेगेटिव नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ये नाइट्रोजन का पर्याप्त रूप होता है जो पौधों को उपलब्ध होता है। क्या बच्चों आपको कहीं इस नाइट्रेट के साथ कार्बन का संयोग दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना। तो ये कार्बन की कौन सी फॉर्म है? ये कार्बन की अनऑर्गेनिक फॉर्म है। कौन सी है? अनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। कौन सी नाइट्रोजन है? यह अनऑर्गेनिक या नॉन कार्बोनिक नाइट्रोजन है। मतलब कि इसमें कार्बन का कोई संयोग नहीं है, नॉन कार्बोनिक नाइट्रोजन है। मतलब ये कार्बनिक नाइट्रोजन न होकर अकार्बनिक नाइट्रोजन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में। अकार्बनिक नाइट्रोजन का कौन सा रूप? नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो खनिजन में क्या होता है? उससे पहले खनिजन में क्या होता है? खनिजन में जो कार्बनिक नाइट्रोजन होती है, कार्बनिक नाइट्रोजन होती है, या जो कार्बनिक नत्रजन होती है। कार्बनिक नत्रजन कौन सी होती है? कार्बनिक नत्रजन होती है प्रोटीन के रूप में। किसके रूप में? प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन किनसे बने होते हैं? प्रोटीन दो इकाइयों से, दो रासायनिक इकाइयों के संयोग से बने होते हैं। कौन कौन से? दो समूहों के जुड़ने से बने होते हैं। एक तो होता है अमीनो ग्रुप जिसको बोलते हैं NH2 अमीनो समूह। कौन सा? अमीनो समूह या अमीनो ग्रुप। और दूसरा कौन सा इसके साथ जुड़ा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बनिक समूह। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बनिक समूह जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन के इस रूप को या कार्बन और नाइट्रोजन के इस रूप को क्या बोलते हैं? कार्बनिक नत्रजन। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का संयोग कार्बन के साथ होता है, दोनों के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक नत्रजन। जब यह कार्बनिक नत्रजन में दोनों समूह एक दूसरे से हट जाते हैं, ये इससे एक दूसरे से हट जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक नाइट्रोजन या नॉन कार्बनिक नाइट्रोजन। नॉन कार्बनिक नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? नाइट्रेट की फॉर्म में होती है, जिसमें केवल और केवल नाइट्रोजन होता है। यह रूप पौधों को उपलब्ध होता है। यह रूप पौधों को उपलब्ध होता है। तो खनिजन का मतलब क्या होता है? खनिजन में जो कार्बनिक नाइट्रोजन होती है, कार्बनिक नाइट्रोजन किस रूप में? प्रोटीन में, प्रोटीन के रूप में होती है। वो क्या हो जाती है? अनकार्बनिक, अनकार्बनिक फॉर्म में आ जाती है। अनकार्बनिक फॉर्म में आ जाती है या नॉन कार्बनिक फॉर्म में आ जाती है। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में, जो कि पौधों को उपलब्ध होने लगती है। तो खनिजन का क्या आशय है? खनिजन का तात्पर्य होता है पौधे के कार्बनिक नत्रजन का, पौधे के कार्बनिक नत्रजन का अकार्बनिक नत्रजन रूप में परिवर्तित होना।
जो पौधों को उपलब्ध होती है, अर्थात किसी पोषक तत्व का अनुपलब्ध रूप से उपलब्ध रूप में आना क्या कहलाता है? खनिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिजन कहलाता है या मिनरलाइजेशन कहलाता है। इट इज ए कन्वर्जन ऑफ कार्बनिक नाइट्रोजन इनटू अनकार्बनिक नाइट्रोजन और नॉन कार्बनिक नाइट्रोजन, और इट इज ऑल्सो ए कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट टू इट्स इम्बोलाइज्ड फॉर्म टू इट्स अवेलेबल फॉर्म। कहने का मतलब कि इसके अपर्याप्य रूप से पर्याप्य रूप में आना, किसी पोषक तत्व का अपर्याप्य रूप से पर्याप्य रूप में आना क्या कहलाता है? खनिजन या मिनरलाइजेशन कहलाता है। खनिजन या मिनरलाइजेशन कब होता है? कब पोषक तत्व अपने पर्याप्य रूप में आते हैं? जब कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 20:1 से क्या होता है? कम होता है। 20:1 से क्या होता है? कम होता है। जब कार्बन नाइट्रोजन रेशो 20:1 से कम होता है, उस दशा में क्या होता है? उस दशा में खनिजन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उस दिशा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने से या पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही संतुलित होने से संतुलित मात्रा होने से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी उचित बनी रहती है, जिसके कारण पोषक तत्व अपने उपलब्ध रूप में आने लगते हैं। तो खनिजन का सीधा सिंपल तात्पर्य ये है, किसी अपर्याप्य रूप का पर्याप्य रूप में आना, किसी पोषक तत्व के अपर्याप्य रूप का पर्याप्य रूप में आना। या अगर अपने इसको नाइट्रोजन के अर्थ में देखें तो कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन अथवा नाइट्रेट के रूप में पौधों को उपलब्ध होना क्या कहलाता है? खनिजन कहलाता है। इट इज ए कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट टू इट्स इम्बोलाइज्ड फॉर्म टू इट्स अवेलेबल फॉर्म, अपर्याप्य रूप से पर्याप्य रूप में आना। इम्बोलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इम्बोलाइज्ड का मतलब होता है अपर्याप्य रूप होना। क्या होना? अपर्याप्य रूप होना। तो ये क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन कहलाता है। एक इसकी सेकंड उल्टी टर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं इम्बोलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इम्बोलाइजेशन। IMMOBILZ इम्बोलाइजेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण। क्या होता है? स्थिरीकरण। स्थिरीकरण से तात्पर्य क्या होता है? इसका उल्टा अनकार्बनिक या नॉन कार्बनिक, अनकार्बनिक या नॉन कार्बनिक। नॉन कार्बनिक का मतलब क्या हो गया? नाइट्रेट का पुनः किस रूप में चले जाना? कार्बनिक फॉर्म में चले जाना, कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में चले जाना। कहने का मतलब कि प्रोटीन के रूप में चले जाना, प्रोटीन के रूप में चले जाना, जो कि पौधों को उपलब्ध नहीं होगी। तो खनिजन में क्या होता था? कार्बनिक अनकार्बनिक या नॉन कार्बनिक में चेंज हो रही थी, इसमें नॉन कार्बनिक कार्बनिक फॉर्म में चेंज हो रही है। तो इसका सिंपल सा तात्पर्य क्या होता है? किसी पर्याप्य रूप का, किसी पोषक तत्व या किसी एलिमेंट के पर्याप्य रूप का अपर्याप्य रूप में बदलना, अनुपलब्ध रूप में बदलना क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है। इट इज ए कन्वर्जन ऑफ एन अवेलेबल फॉर्म टू इट्स इम्बोलाइज्ड फॉर्म। तो इसके अपर्याप्य रूप में बदलना क्या कहलाता है? इम्बोलाइजेशन या स्थिरीकरण कहलाता है। इम्बोलाइजेशन या स्थिरीकरण कब होता है? जब कार्बन नाइट्रोजन रेशो मोर वाइडर देन, जब क्या होता है? 30:1 से बढ़ने लगता है। जब बहुत सारी पोषक तत्वों की या कार्बन नाइट्रोजन रेशो लगातार बढ़ता जाता है, उस समय क्या होता है? बहुत अधिक कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता वो चोक होने लग जाती है। कहने का मतलब कि इतना वाइड कार्बन नाइट्रोजन रेशो होने से कार्बन नाइट्रोजन मात्रा असंतुलित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जो पोषक तत्व है वो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम होने के कारण अपने अपर्याप्य रूप में जाने लगते हैं। अगर अपने नाइट्रोजन के अर्थ में देखें तो जो अकार्बनिक नाइट्रोजन होती है, जो कि नाइट्रेट के रूप में होती है, वो पुनः रूप से कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में चलने लगती है, जाने लगती है। तो ये क्या होता है? खनिजन या इम्बोलाइजेशन।
इस पे अपने किसका इम्पैक्ट देखा, कार्बन नत्रजन का अनुपात का इम्पैक्ट देखा, या इम्पैक्ट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑन इम्बोलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब बच्चों देखो, अपने नाइट्रोजन साइकिल को समझने से पहले इसकी रासायनिक क्रियाओं या केमिकल फॉर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले एक टर्म आती है अमीनीकरण। उस अमीनीकरण से पहले आपको मैंने बताया था नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन ज्यादातर पौधों में या जंतुओं में किस रूप में पाई जाती है, प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। ये प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, ये प्रोटीन अमीनो अम्लों से या अमीनो एसिड्स की इकाइयों के जुड़ने से बनती है, अमीनो अम्लों के इकाइयों के जुड़ने से बनती है। जब 10 या 10 से अधिक अमीनो अम्लों की इकाइयां आपस में जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड्स। दो अमीनो अम्ल जब एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। जब 10 या 10 से अधिक अमीनो अम्लों की इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल पहले अपने देखते हैं, अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल बने होते हैं दो समूहों से, NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह के जुड़ने से। कार्बोक्सिलिक समूह के जुड़ने से ये दोनों समूह किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, इनको जोड़ने के लिए इनके बीच कोई बॉन्ड या बंध होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध बोलते हैं, पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल बनाते हैं। जब अमीनो अम्ल की दो इकाइयां, कहने का मतलब कि दो अमीनो एसिड्स अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दो अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। अपने शरीर में जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं उनके निर्माण के लिए कम से कम 20 अमीनो एसिड आवश्यक हैं, 20 अमीनो अम्ल आवश्यक हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने हैं, टोटल 20 हैं, विच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी और इन एनिमल प्लांट, एनिमल और इनटू प्लांट्स। तो ये क्या बनाते हैं बेटा, पेप्टाइड बनाते हैं। पेप्टाइड अमीनो अम्लों की दो इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। जब पेप्टाइड का निर्माण 10 या 10 से अधिक अमीनो अम्लों की इकाइयों के जुड़ने से होता है, 10 या 10 से अधिक अमीनो अम्लों की इकाइयों के जुड़ने से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड में कम से कम 100 अमीनो एसिड्स की इकाइयां प्रेजेंट रहती हैं, 100 अमीनो अम्लों की इकाइयां प्रेजेंट रहती है, 100 अमीनो अम्लों की इकाइयां प्रेजेंट रहती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। इस प्रकार बेसिक सा देखे जाए तो अमीनो अम्ल दो समूहों के जुड़ने से बनते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक समूह के जुड़ने से बनते हैं। अमीनो अम्ल की आगे इकाइयां जुड़कर पेप्टाइड, पेप्टाइड आगे जुड़कर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जब कम से कम 100 अमीनो अम्लों की इकाइयां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। अब आपको पता चल गया होगा बेटा प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन में कार्बन भी प्रेजेंट रहता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है। तो दोनों अगर साथ में प्रेजेंट रहते हैं तो उसको तो बोलते हैं कार्बनिक नत्रजन, क्योंकि कार्बन भी प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन भी। और दोनों में से जब एक रूप प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं अनकार्बनिक या नॉन कार्बनिक या अकार्बनिक नत्रजन या नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, पहली टर्म होती है अमीनीकरण। क्या बोलते हैं जिसको, अमीनीकरण, अमीनीकरण। कार्बन नत्रजन नाइट्रोजन साइकिल में पहली आती है अमीनीकरण, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एमीनाइजेशन, एमीनाइजेशन।
एमिनाइजेशन में क्या होता है बेटा, एमिनाइजेशन में जो प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन एंजाइमों के द्वारा, एंजाइमिक एक्टिविटीज के द्वारा टूट कर किस में आ जाते हैं, अमीनो अम्लों के रूप में आ जाते हैं। किसके रूप में आ जाते हैं, अमीनो अम्लों के रूप में आ जाते हैं। जो कार्बोनिक नाइट्रोजन होती है, कार्बनिक नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की फॉर्म में होती है, जो कि प्रोटीन की फॉर्म में होती है, ये एंजाइमिक एक्टिविटीज के द्वारा, कहने का मतलब कि एंजाइमिक एक्टिविटी के द्वारा इनका क्या, एंजाइमों के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के द्वारा इनको क्या किया जाता है, डीकम्पोस्ट किया जाता है। डीकम्पोस्ट करने पर क्या बनते हैं, अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। जब प्रोटीन टूटेंगे तो बेटा अमीनो अम्ल ही बनेंगे ना, क्योंकि प्रोटीन किससे बने, अमीनो अम्लों से। जब प्रोटीन टूटेंगे फिर से अमीनो अम्ल बनेंगे, तो अमीनो अम्लों के बनते समय क्या हो जाएंगी, जो दोनों इकाइयाँ होंगी अमोनिया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दो अलग हो जाएंगे। तो अमीनीकरण का अर्थ क्या होता है, by the decomposition of carbonic nitrogen changed into amino acid by the activity of enzyme, तो एंजाइमिक क्रियाशीलता के द्वारा या एंजाइमिक जल विश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक नत्रजन होती है वो अमीनो अम्लों के रूप में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को अमीनीकरण या एमिनाइजेशन कहते हैं। अमीनीकरण का मतलब क्या हो गया, अमीनो अम्लों का निर्माण होना। अब इसके बाद जो अपनी दूसरी टर्म आती है, दूसरी टर्म कौन सी होती है, दूसरी टर्म होती है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण, अमोनीकरण। पहली कौन सी थी, अमीनीकरण, दूसरी कौन सी है, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन आप नाम से देख पा रहे होगे बेटा, पहले में आता था अमीनीकरण, अमीनी का अगर अमीन देखे तो अमीनो अम्लों का निर्माण, इसमें अमोनीकरण मतलब कि किसका निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण होगा। जो अनकार्बनिक नाइट्रोजन थी, अनकार्बनिक नाइट्रोजन थी, अनकार्बनिक नाइट्रोजन थी, कहने का मतलब कि अकार्बनिक नत्रजन कौन सी थी, नाइट्रेट के रूप में, किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या अमोनिया के रूप में, किसके रूप में, सॉरी अमीनो अम्लों के रूप में। जो अमीनो अम्लों की इकाइयां में कौन सा समूह आता था, अमीनो ग्रुप आता था। ये क्या हो गया, अमीनो ग्रुप। आर का मतलब कि इसके आगे और भी बहुत सारे अमीनो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये किसके साथ क्रिया करते हैं, जल के साथ क्रिया करते हैं, जल के साथ क्रिया करते हैं, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, HOH लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जब ये जल के साथ अपघटित होते हैं, कौन से अमीनो ग्रुप जब जल के साथ अपघटित होते हैं तो एंजाइमों के द्वारा ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये एंजाइमों के द्वारा अमोनिया में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, अमोनिया में चेंज हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, NH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ROH प्लस NH3 प्लस एनर्जी। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है यह जल अपघटित होकर एंजाइमों की सहायता से अमोनिया में चेंज हो जाता है, NH3 या NH4 में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 या NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ जो ऊर्जा मुक्त होती है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपनी रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए यूज में ले ली जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो अनकार्बनिक नाइट्रोजन थी जो कि मुख्य रूप से अमीनो समूह था, वो जल विश्लेषित होकर या वाटर हाइड्रोलाइसिस होकर किस में चेंज हो जाता है, अमोनिया में। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमीनो समूह का अमोनिया में परिवर्तन होना अमोनीकरण कहलाता है। amino group changes into in the form of ammonia is known as ammonification। ये क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। किसकी सहायता से, एंजाइमों की सहायता से। फिर जो अपना बेटा तीसरी टर्म आती है, उससे पहले क्या होता है, ये जो NH3 फॉर्म होती है, 2NH3 फॉर्म होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अमोनिया।
या अमोनिया बोलते हैं, ये अमोनिया किसके साथ क्रिया करती है? ये कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके, कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर देती है? ये अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है। अब देखो पहले क्या थे? प्रोटीन, प्रोटीन किस में टूटे? अमीनो अम्लों में, जिसको क्या बोला? अमीनीकरण। फिर अमीनो अम्ल का जो अमीनो ग्रुप था वो किस में टूटा? वो टूटा अमोनिया में। किस में टूटा? अमोनिया में, जिसको क्या बोलते हैं? अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। फिर अमोनिया, जो अमोनिया था इसने कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाया? अमोनियम बनाया। क्या बनाया? अमोनियम। ये जो NH4 फॉर्म होती है, ये नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म होती है, जो कि चावल, राइस या धान को उपलब्ध होती है, तो ये अमोनियम कार्बोनेट के रूप में आ जाती है। आगे जब ये पुनः ब्रेक डाउन होती है, या आगे फिर से ब्रेक डाउन होती है, जब रासायनिक रूप से पुनः टूटती है, तो इसमें से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाते हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ये अमोनिया आ गया अपने पास। क्या आ गया? अमोनिया आ गया। अब उसके बाद अपने देखते हैं तीसरी टर्म होती है, वो कौन सी होती है? नाइट्रिफिकेशन। कौन सी होती है? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण बोलते हैं। नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? आप नाइट्री से समझ सकते हो। इसमें अमोनिया से किसका निर्माण होगा? नाइट्रेट का निर्माण होगा, NO3 नेगेटिव का निर्माण होगा। ये NO3 नेगेटिव का निर्माण दो सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। उनकी सहायता से क्या होता है? अमोनिया होता है, अमोनिया का डीकम्पोजिशन या विघटन होता है, जिसकी सहायता से किसका निर्माण होता है? नाइट्रिफिकेशन का। पहले जो अमोनिया होता है 2NH4 प्लस 3O2, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसलिए क्योंकि जो सूक्ष्म जीव या जो जीवाणु या जो बैक्टीरिया इसको अपघटित करेगा, किसको? अमोनिया को, वो क्या होता है? स्वपोषित होता है और वायुजीवी होता है, मीन्स एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपनी क्रिया संपन्न करने के लिए। वो जीव कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? ये नाइट्रोसोमोनास ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनिया को किस में तोड़ देता है? नाइट्राइट में तोड़ देता है। किस में? नाइट्राइट में। NO2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। किस में तोड़ देता है? नाइट्राइट में। इसके साथ और क्या मुक्त होता है? 2H2O प्लस 4H। क्या मुक्त होता है? 4H। और इसके साथ एनर्जी भी मुक्त होती है, 79 क्लोरीन। ये जो एनर्जी मुक्त होती है, ये किसके द्वारा यूज कर ली जाती है? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा पुनः संपन्न कर ली जाती है, आगे के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा यूज कर ली जाती है। तो इसमें क्या होता है? ये नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण का प्रथम चरण होता है, जिसमें क्या होता है? नाइट्राइट का निर्माण होता है, ना कि नाइट्रेट, ना कि नाइट्रेट का। इसमें नाइट्राइट का निर्माण होता है 2NO2 नेगेटिव। जो 2NO2 नेगेटिव होता है, यह नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन के द्वितीय चरण में, इसके द्वितीय चरण में किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में ये किस में चेंज हो जाता है? ये आ जाता है 2NO3 नेगेटिव, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट, जो कि पादपों के लिए पर्याप्य रूप होती है, जो कि पादपों के लिए क्या होती है? पर्याप्य रूप या अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, प्लस इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ये नाइट्रेट के रूप में आने पर पौधों को उपलब्ध होने लगती है। इस प्रकार क्या होता है? इसके द्वितीय चरण में नाइट्रोबैक्टर की सहायता से नाइट्राइट किस में आ जाती है? नाइट्रेट में। 2NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, 2NO3 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो इस प्रकार नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण की क्रिया संपन्न होती है। तो कहने का भावार्थ कि अमोनिया का नाइट्रोजन के पर्याप्य रूप नाइट्रेट में परिवर्तित होना नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन
कहलाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, अमोनिया कन्वर्टेड इनटू अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रेट। किसकी फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में, इज नॉन एज नाइट्रिफिकेशन। ये क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण में क्या होता है? जो अपने अमोनिया नाइट्रेट फॉर्म हुई थी 2HNO3 नेगेटिव, जो अपने नाइट्रेट फॉर्म हुई थी, ये वापस से किस रूप में टूटने लगती है? ये वापस से नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में टूटने लगती है, या नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त होने लगती है। नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त होने लगती है, नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त होने लगती है। तो डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण में क्या होता है? जो पौधों को पर्याप्त रूप था नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन गैस के रूप में या नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में मुक्त होना। कहाँ पर मुक्त होना? वातावरण में मुक्त होना विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। चेंजेस ऑफ नाइट्रेट फॉर्म इनटू नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन होना। तो ये पुनः रूप से वातावरण में इस रूप में मुक्त होने लगती है। तो इस प्रकार ये प्रक्रम प्रोटीन से स्टार्ट होकर नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त होकर संपन्न हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार इन स्टेप को अपने अब किसके रूप में देखेंगे? एक साइकिल के रूप में देखेंगे, जो आपको समझाने के लिए बनाया है, जो आपको कि समझाने के लिए बनाया है। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है? प्लांट्स। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है एनिमल प्रोटीन, का मतलब होता है जंतु प्रोटीन, जो कि जंतु प्रोटीन के सोर्स हैं। और इसके साथ साथ जो पौधे हैं वे भी प्रोटीन के सोर्स हैं। प्रोटीन दो इकाइयों से मिलकर बना है, NH2 और COOH के जुड़ने से। जब ये प्रोटीन सबसे पहले किस में टूटता है? अमीनो अम्लों में टूटता है, तो उस चरण को क्या बोलते हैं? अमीनीकरण या एमीनाइजेशन बोलते हैं। एमीनाइजेशन या अमीनीकरण बोलते हैं, जिसमें जो प्रोटीन होता है यह अमीनो अम्लों के रूप में टूट जाता है, अर्थात अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह में टूट जाता है, अर्थात अपने अकार्बनिक रूप में आ जाता है, जिसको अनकार्बनिक या नॉन कार्बनिक नाइट्रोजन बोलते हैं। दूसरे चरण में जो अमीनो समूह होता है या अकार्बनिक नत्रजन होती है या अनकार्बनिक नाइट्रोजन होती है, ये दूसरे चरण मतलब कि अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन में किस में चेंज हो जाती है? अमोनिया। किस में चेंज हो जाती है? अमोनिया में, NH3 फॉर्म में आ जाती है। ये NH3 फॉर्म होती है जो कि अमोनिया, ये किसके साथ क्रिया करके? कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके किसकी फॉर्म में आ जाती है? अमोनियम, NH4 की फॉर्म में आ जाती है। NH3 को बोलते हैं अमोनिया, NH4 को बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम की फॉर्म में आने के बाद जो अपना तृतीय चरण होता है, कौन सा? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में दो चरण होते हैं, या तीन का मतलब ये तृतीय चरण हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस नाइट्रीकरण जो तृतीय चरण होता है, इस चक्कर के हिसाब से तृतीय और नाइट्रोजन दो भागों, नाइट्रीकरण दो चक्कर में बंटा होता है। तो जो नाइट्रीकरण फर्स्ट होता है, नाइट्रीकरण फर्स्ट में क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास की सहायता से जो अमोनिया होती है यह किस में आ जाती है? नाइट्राइट में आ जाती है, NO2 नेगेटिव फॉर्म में आ जाती है। अब यह NO2 नेगेटिव फॉर्म दोबारा से नाइट्रोबैक्टर की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया तो की सहायता से किसकी फॉर्म में आ जाती है? नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाती है, NO3 नेगेटिव की फॉर्म में आ जाती है। किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में। ये जीवाणु किसको अपघटित करता है?
नाइट्राइट को, यह कौन सा था, नाइट्रीकरण का द्वितीय चरण। जब यह नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाती है, इस नाइट्रेट को कौन ग्रहण कर लेते हैं, पौधे। यहाँ पे क्या लिखा है, पादप के द्वारा ग्रहण। जब ये नाइट्रेट आ जाती है, नाइट्रेट को जो सूक्ष्म जीव होते हैं कौन कौन से, स्यूडोमोनास और बेसिलस। कौन कौन से, स्यूडोमोनास और बेसिलस। स्यूडोमोनास और बेसिलस के द्वारा इस नाइट्रेट को पुनः विनाइट्रीकरण प्रक्रम के द्वारा या डीनाइट्रिफिकेशन चक्कर के द्वारा वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। किसके रूप में, H2N2 और O2 की फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रोजन रिलीज इनटू एनवायरनमेंट, वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। वातावरण में मुक्त होने पर जो नाइट्रोजन वातावरण में मुक्त हुई, यह वर्षा जल के साथ वापिस से कहाँ पर आ जाती है, मृदा में। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये एनवायरनमेंट और नीचे का पोर्शन क्या है, सॉइल या मृदा है। वातावरण में मुक्त होने के बाद वर्षा जल के साथ दोबारा से मृदा में आ जाती है। वहां पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, राइजोबियम अजोटोबैक्टर के द्वारा संपन्न होता है। इस अवस्था में नाइट्रोजन दोबारा से किस फॉर्म में आ जाती है, नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाती है। ये नाइट्रेट फॉर्म दोबारा से पौधों को उपलब्ध रूप में प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल संपन्न हो जाता है। आशा करता हूं कि आज का जितना भी अपना चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप या कॉल पे पूछ सकते हो। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।